नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे, टाइम में पीछे, उन पलों को दोबारा जीने के लिए जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत की किस्मत लिख दी थी। ये सिर्फ तारीखें या इवेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये वो मोड़ हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। तो चलिए साथ मिलकर इस जबरदस्त कहानी को समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम पूरी कहानी में खो जाएं, एक सवाल है सोचने के लिए। कांग्रेस का वो अकेला इकलौता सेशन कौन सा था जिसकी कुर्सी पर महात्मा गांधी बैठे थे? सोचिए जरा, इस सवाल को याद रखिएगा। इसका जवाब हमें आगे इसी सफर में मिलेगा। तो देखिए हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे कांग्रेस के जन्म से, फिर देखेंगे कि कैसे आंदोलन में विचारों का टकराव हुआ। इसके बाद कहानी में एंट्री होगी महात्मा गांधी की, और फिर हम बात करेंगे पूर्ण स्वराज की उस जोरदार मांग की। और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन से होते हुए हम पहुंचेंगे एक नए देश के बनने की कहानी तक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने की कहानी? जरा सोचिए, साल है 1885, जगह है बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और वहां सिर्फ 72 लोग इकट्ठा हुए हैं, बस 72। एओ ह्यूम की लीडरशिप में इन 72 लोगों ने एक ऐसे आंदोलन की नींव रखी जिसने आगे चलकर भारत का पूरा इतिहास ही बदल दिया। कितनी छोटी सी शुरुआत थी, है ना? लेकिन यही वो पल था जब आज़ादी की संगठित लड़ाई की पहली सुबह हुई। लेकिन देखिए, जब भी कोई मूवमेंट बड़ा होता है ना, तो उसमें अलग अलग विचार भी सामने आते हैं, और कांग्रेस के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। बहुत जल्द ही कांग्रेस एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां विचारों का टकराव इतना बढ़ गया कि लगा मानो पार्टी टूट ही जाएगी। और वो साल था 1907। ये साल कांग्रेस की हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सूरत में कुछ ऐसा हुआ, इतना ड्रामेटिक कि उसने पूरे आंदोलन का रुख ही मोड़ दिया। सूरत में हुआ ये कि कांग्रेस सीधी सीधी दो गुटों में बंट गई। एक तरफ थे नरमपंथी, मतलब वो लोग जो बातचीत और कानूनी तरीकों से बदलाव चाहते थे, और दूसरी तरफ थे गरमपंथी, जो कहते थे कि नहीं, अब हमें आक्रामक तरीके अपनाकर स्वराज हासिल करना ही होगा। ये जो बंटवारा था, ये एक झटका तो था, पर इससे ये भी साफ हो गया कि आज़ादी की लड़ाई अब बदल रही थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है उस लीडर की जो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई का चेहरा बनने वाले थे। जी हाँ, महात्मा गांधी। उनके आने से कांग्रेस में, बल्कि पूरे देश के आंदोलन में एक नई जान आ गई। ये अब कुछ नेताओं का आंदोलन नहीं रहा, ये बन गया एक जन आंदोलन, ऐसा जो देश ने पहले कभी नहीं देखा था। गांधी युग को हम 3 बहुत ही जरूरी सेशन से समझ सकते हैं: 1924 का बेलगाम सेशन, 1929 का लाहौर सेशन और 1931 का कराची सेशन। ये तीनों ही अपने आप में एक मील का पत्थर थे। चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्यों। तो लीजिए, आ गया हमारे उस पहले सवाल का जवाब। याद है, वो इकलौता सेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, वो था 1924 का बेलगाम सेशन। कांग्रेस के पूरे इतिहास में बस यही एक बार था जब वो प्रेसिडेंट बने। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये एक संकेत था कि अब एक नया दौर शुरू हो चुका है। और गांधी जी का असर तो तुरंत ही दिखने लगा। इस सेशन में खादी को बढ़ावा देने की बात हुई, असहयोग पर जोर दिया गया, हिंदू मुस्लिम एकता की बात हुई, और गांवों के विकास पर फोकस किया गया। मतलब बेलगांव सेशन ने ही वो नींव डाली जिससे आज़ादी की लड़ाई अब हर आम हिंदुस्तानी की लड़ाई बन गई। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां मंजिल ही बदल गई। अब बात सिर्फ अपने राज की नहीं थी, बात थी पूरी मुकम्मल आज़ादी की, बिना किसी शर्त के। और वो जादुई शब्द थे पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी। 1929 के लाहौर सेशन में इन दो शब्दों ने गेम ही बदल दिया। अब गोल ये नहीं था कि ब्रिटिश राज में सुधार किए जाएं, नहीं, अब गोल था ब्रिटिश राज को जड़ से उखाड़ फेंकना। और जानते हैं इस बड़े ऐलान के पीछे कौन था? एक युवा जोशीले नेता, जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं की अध्यक्षता में ये पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया, और ये एक ऐसा कदम था जहां से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। पर यह सिर्फ एक नारा बनकर नहीं रह गया। 2 साल बाद 1931 में कराची सेशन में इस सपने को जमीन पर उतारा गया। एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों और देश के इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात थी। कह सकते हैं कि यह आजाद भारत के संविधान का पहला ब्लूप्रिंट था। अब लड़ाई अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी। वक्त आ गया था आखिरी और सबसे जोरदार चोट करने का। करो या मरो, बस ये 3 शब्द। महात्मा गांधी के इन 3 शब्दों में भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा सार छिपा था। ये अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक सीधा और साफ संदेश था। अब बस,
आपका समय खत्म हुआ। और ये कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था, नहीं, इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। इसका ड्राफ्ट खुद गांधी जी ने बनाया था। फिर 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में इसे पास किया गया। और मांग बिल्कुल साफ थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसके बाद जो हुआ वो एक क्रांति थी। बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, लेकिन इस बार देश की जनता ने खुद मशाल उठा ली थी। एक तरफ तो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक और बहुत ज़रूरी काम हो रहा था। वो काम था एक नए आज़ाद भारत की नींव रखने का। लड़ाई अब अपने अंत की ओर थी और एक नए देश को बनाने का काम शुरू होने वाला था। देखिए, किसी भी नए देश को चलाने के लिए एक किताब चाहिए होती है, एक गाइड बुक, जिसे हम संविधान कहते हैं। तो एक संविधान बनाने वाली सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया था। हालांकि इस आइडिया को सच होने में 10 साल से भी ज्यादा लग गए और आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये सपना पूरा हुआ। और इतना बड़ा काम करने की जिम्मेदारी कुछ बहुत ही काबिल लोगों के कंधों पर थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। इन्हीं सब ने मिलकर वो दस्तावेज तैयार किया जो आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद है। तो इस तरह हमारा ये सफर खत्म होता है 1885 की एक छोटी सी मीटिंग से शुरू होकर पूर्ण स्वराज और मौलिक अधिकारों जैसे बड़े सपनों तक। जरा एक पल के लिए सोचिए कि इन सभी सेशंस में जो प्रस्ताव पास हुए उन्होंने हमारे संविधान की आत्मा को कैसे गढ़ा। वो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत, वो सब इन्हीं बहसों और संघर्षों से तो निकले हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमारे देश की पहचान है।